नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। हमारे खास शो में बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जिसमें सामने आए अब कई बड़े नए चैलेंजेस। खतरा वो जो उसे किसी भी बाहरी ताकत से नहीं बल्कि देश के अंदर से ही पनपता हुआ नजर आता है। जी, हम बात करें पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष या यूं कहा जाए तीनों सेनाओं के कमांडर बने आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर को तीनों सेनाओं की कमांडर बना दिया गया है। उन्होंने कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस यानी सीडीएफ के साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि सीओएएस का पद भी उन्हें सौंप दिया गया है। ये पद मिलने के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली पदाधिकारी हो गए हैं और अब सबसे बड़ा खतरा कहीं ना कहीं पाकिस्तान की शाहबाज सरकार पर ही मंडरा रहा है, ऐसा कई विश्लेषक कहते हैं। आसिम मुनीर ने पहले भी कई मौकों पर भारत के खिलाफ जहर उगला। ऐसे में जब तीनों सेनाओं की कमान मुनीर के हाथ में आ गई तो वो भारत के खिलाफ बड़ी साजिश भी रच रखे हैं। अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान के लिए चुनौतियां पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर आए दिन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमले होते रहते हैं और इसके साथ ही इमरान खान के मुद्दे पर भी आसिम मुनीर का विरोध बढ़ता जा रहा है। इन सबसे इतर एक तरफ यहां पर यह कहा जाए लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलती है, एक तरफ बड़ी ताकतें पाकिस्तान के अंदर मुनीर को मिल जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ पैरेलली बड़ी साजिशें हिंदुस्तान के खिलाफ भी यहां पर आतंकी संगठन और इन आईएसआई की सपोर्ट के साथ में आतंकी संगठनों की बड़ी साजिश और बड़े मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। खबरों की माने दूसरी तरफ मुनीर के सीडीएफ बनने का सबसे ज्यादा खतरा शाहबाज सरकार को भी पनपता हुआ नजर आ रहा है। जानकार कहते हैं कि ये पाकिस्तान के इतिहास में रहा है कि ताकतवर होने के बाद में हमेशा सेनाध्यक्ष अक्सर सरकारों का तख्ता पलट करते रहे हैं। हालांकि शाहबाज सरकार ने ही मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया था। शाहबाज सरकार ने ही 12 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन पास किया और इसके तहत अब मुनीर के पास में तीनों सेनाओं की कमान आ गई। साथ ही उसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की कमान भी मिल गई। इस पद पर आसिम मुनीर 5 साल तक बने रहेंगे। इस बीच खबर यह है कि आसिम मुनीर ने नेताओं पर दबाव डाला और सीडीएफ का पद भी हासिल कर लिया। आसिम मुनीर को ऐसे समय में सीडीएफ का पद सौंपा गया है जब पाकिस्तान के सामने कई चुनौतियां हैं। देश के अंदर और देश के बाहर दोनों ओर बड़े खतरे सीधे सीधे मौजूद नजर आते हैं। जेल में इमरान खान से हुए बुरे बर्ताव की वजह से पीटीआई समर्थक और इमरान का परिवार नाराज है। परिवार ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए, खास करके आसिम मुनीर पर। इसके अलावा टीटीपी और बीएलए आए दिन पाकिस्तान की सुरक्षा बलों पर हमले करते हैं। अफगानिस्तान सरकार भी पाकिस्तान से नाराज है। अफगान सेना पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन भी सरकार के लिए मुसीबत खड़े करते रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान सरकार के सामने पहले से कई ज्यादा चुनौतियां हैं और अब आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन जाने से चुनौतियों में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। जिस तरह से सीडीएफ का पद और ये कहा जाए लाइफ टाइम इम्यूनिटी का जिक्र और पाकिस्तान के 27वें संशोधन का जिक्र हुआ तो इसको लेकर चर्चा यूएन तक पे हुई और यूएन के मंच से भी इसे सीधे सीधे सरकार के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ, किसी भी देश के हित के खिलाफ इसे बताया और सीधे सीधे यूएन की तरफ से भी शाहबाज सरकार को ये सेकंड थॉट लाने की बात कही गई थी कि जो आप करने जा रहे हैं वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यूएन भी बखूबी जानता है कि पाकिस्तान जिसका इतिहास ही तख्ता पलट पर पूरी तरह से रचा बसा गया हो, एक बार फिर वही तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये खड़े होते हैं, क्या शरीफ परिवार और मुनीर के बीच में कोई डील हो गई है? क्या मुनीर देश के अंदर और बाहर के खतरों से निपट पाएंगे? सवाल यह भी कि मुनीर के सीडीएफ बनने के साथ ही क्या तख्ता पलट की आशंका भी बढ़ गई है? ये वो तमाम सवाल हैं जिन्हें जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है, आइए मैं आपको जल्दी से उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर मोनिका बी सूद जुड़ रही हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान के पत्रकार हुसैन जावेद भी हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं हुसैन जावेद जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। हालांकि कहा जाए कि लंबे वक्त के बाद, देर आए दुरुस्त है, लंबे वक्त के बाद में आखिरकार मच अवेटेड नोटिफिकेशन या जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी वाली बात है उस पर मुहर लग गई, क्योंकि यूएन ने भी एक बार सेकंड थॉट लाने की बात कही थी। यूएन जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अगर इसका जिक्र हुआ और ये कहा गया कि किसी भी देश के लिए, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए तो कतई अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी
सीधे सीधे उसको अगर ये इम्यूनिटी मिलती है तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ डील हो गई है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। नैना जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये तो होना ही था। अब जो आपने कल देखा कि फील्ड मार्शल को बकायदा सीडीएफ के तौर पे जो है अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट तो उनकी पहली होगी थी जब हमारे यहाँ 27th अमेंडमेंट आई थी। असल काम तो वहां पे हो चुका था। अब ये गैजेट इस तरह की नोटिफिकेशन। बहस, जी, ये इस तरह की बहस जो है वो चल रही थी कि एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि उसके उसके बगैर चीजें सही से में बैठेगी नहीं। वो एक बिल्कुल आप ये समझने के दफ्तरी किस्म की कार्रवाई थी। वो अब वो मतलब कल आ चुका है। वो कल ना भी आता, 10 दिन बाद आता, महीने बाद मतलब आता, इसमें कोई स्पेस ऐसी रह नहीं गई थी जो उसमें फिर ना हो सकती। बहरहाल वो चीज हो चुकी है सबके सामने। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ऐसा शोर शराबा कायम किया गया कि पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो कौन सा अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन आप हालांकि पहले ऐसा, बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आना या नहीं आना वो मायने नहीं रखता, क्योंकि पहले ही कलम से जो सिग्नेचर हो गया और पहले ही जो मुहर लग गई, उसके बाद में शायद यू टर्न की भूमिका कोशिश भले की गई हो, मुलाकातें की गई, ऐसा लग रहा था कि लंदन में एक बड़ा विचार विमर्श हुआ, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा था कि गाड़ी निकल चुकी है बहुत आगे, यू टर्न की गुंजाइश नहीं है। देखिए, मैं इसमें यही कहूंगा कि ये सब कुछ सिर्फ एक सोशल मीडिया का तूफान था और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो कि हमारे यहाँ भी है, जिन्होंने इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको फैला भी दी। और सबसे बढ़ के जो आपने अपने इंट्रो में भी कहा, और इस तरह की बातें भी हो रही कि क्या अब कोई तख्ता पलट हो सकता है, क्या इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में सब कुछ नहीं चल रहा है, क्या आसिम मुनीर इतने ताकतवर हो जाएंगे, क्योंकि जो पीएम है वो बिल्कुल बैकग्राउंड में जा चुके हैं। मतलब ये सब सवाल है ना। तो मैं आपको ये बताऊं, देखें, जब इस तरह का नोटिफिकेशन आया तो सबसे पहले जो ट्वीट किया वो हमारे पीएम ने किया, जिसमें उन्होंने सीडीएफ को बकायदा विश भी किया है और ये भी कहा है कि आपके होते हुए हमारे मुल्क का डिफेंस बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और हम चाहते हैं ये और ज्यादा इस तरह से आगे चले। तो ये पीएम कह रहे हैं जिनको बकौल कि अगर उनको आसिम मुनीर से खतरा है। और फिर मैं एक और सवाल रखता हूँ, आप देखिए ना, जब 27th अमेंडमेंट होती है, आई डोंट नो कि आपने उस वक्त जो है वो हमारी जो ट्रांसमिशन थी जो असेंबली के अंदर इस तरह सब कुछ होता आपने देखा है या आपने नहीं देखा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, जी जी। उसमें बकायदा नवाज शरीफ साहब वो भी आते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वो भी उस अमेंडमेंट के हक में अपना वोट डालते हैं। आप सब जानते हैं, आप तो अरे वो तो नवाज शरीफ साहब डालेंगे ही को ना हम हुसैन जी, क्योंकि वोट तो डालेंगे ही, प्रमोट उन्हीं ने ही किया, जब बात उन्होंने ही बढ़ाई तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई पीएम नहीं उसका सपोर्ट करेगा या पीएम नहीं चाहेंगे। बात तो यही है। और बड़ी बातें तो ये भी, खासतौर से कई पाकिस्तान की मीडिया या फिर कई विश्लेषकों की मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये भी बात कही गई कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसमें दबाव बनाकर सीडीएफ का पद लिया गया, क्योंकि चाहे बात नवाज शरीफ हो या फिर पाकिस्तान की जो कैबिनेट है वो कतई नहीं चाहती थी कि इतनी ज्यादा पावर किसी एक व्यक्ति को मिले, वो भी खासतौर से पाकिस्तान में जहां पर सेना अध्यक्ष हमेशा से जब ताकत में आया तो तस्वीर पूरी बदल दी गई। आपकी इजाजत से एक लाइन, आपकी इजाजत से एक लाइन जी, वो ये है कि देखिए, मैंने जब नवाज शरीफ की बात की ना, वो मैंने इसलिए की कि उनके बारे में एक इंप्रेशन भी है जो कि सही भी है कि उनकी इंडिया के हवाले से एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रही है। वो हमेशा उनकी ख्वाहिश रही कि इंडिया से हमेशा ताल्लुकात अच्छी भी रहे हो, और उनके साथ ये भी इंप्रेशन है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से कहीं ना कहीं माजी में टकराव भी करते रहे हैं। अब जब मियां नवाज शरीफ, जिनकी अब हेल्थ उस तरह की नहीं है, उनको थोड़े से मसले भी है, वो स्पेशली आके मैं वही कहूंगा कि 27th अमेंडमेंट की हिमायत करते हैं, तो इसमें बहुत सौ के लिए बहुत सारे मानी भी हैं। तो मैं यही कहूंगा कि इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के बीच में जो है वो जितनी हमांगी आज है, इससे पहले कभी नहीं थी। लिहाजा कम से कम मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और अपने सोर्सेज की बुनियाद पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किसी किस्म की कोई ऐसी गड़बड़ी होती मुझे दिखाई नहीं दे रही कि कोई तख्ता पलट हो जाएगा। बिकॉज ये 58 नहीं है, ये 1977 नहीं है और ये 1999 भी नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन जिस तरह से बड़ी एक तस्वीर जो है वो यहाँ पर ज़रूर बनी और अलग अलग तरह के कयास, अलग अलग तरह के बाजार भी बड़े गर्माते हुए यहाँ पर नज़र आ रखे हैं। हमारे साथ में पाकिस्तान से जर्नलिस्ट सज्जाद बुखारी भी कनेक्ट हो चुके हैं और फिलहाल, लेकिन मैं उसके पहले, आपका भी बहुत स्वागत है सज्जाद, लेकिन अब मैं कर्नल संजीव मलिक जी का भी रुख कर रही हूँ। कर्नल संजीव मलिक जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक, रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि खासतौर से अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो कई बार ऐसा देखा है कि जब जब
जब जब पाकिस्तान में ये कहा जाए कि सेना अध्यक्ष को पूरी इम्यूनिटी या पूरी ताकत मिलती है, तो वो दूसरे मुल्कों के साथ साथ खुद पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय एक तरह से नजर आते हैं। जो यहाँ पर अभी हुसैन जावेद जी ने बात कही कि भाई यहाँ पर खुद पीएम आते हैं, उन्होंने खुद वोट डाला, उन्होंने खुद इसी पक्ष में बात कही, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट जो इसके पहले भी हमने चर्चा की, उसमें यह भी कहा गया कि आसिम मुनीर ने काफी दबाव बनाकर सीडीएफ का पद अपने लिए लिया है। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? और दूसरी बात ये कि क्या यूटर्न की गुंजाइश नहीं रह गई थी अब, क्योंकि एक लंबा वक्त तो लगा, और जैसा हुसैन जावेद जी भी कह रहे थे कि साइन पहले ही हो गए थे, सीन पहले ही हो गई थी, उस पर लग गई थी, तो उसके बाद में गुंजाइश नहीं थी। सेकंड थॉट ला भी रहे थे तब भी नहीं ला सकते थे। नैना जी, सभी बहनों को मेरा नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद सर। नैना जी, जो देखिए, जो ये साइन होके आया है ना, ये तो एक्सपेक्टेड था। इसलिए एक्सपेक्टेड था कि इसमें जो कहानी चल रही थी पूरी सोशल मीडिया पे, दूसरे बहुत सारी चैनल्स पे हम ये सुन भी रहे थे कि इसमें इसके पर्दे के पीछे भी कुछ कहानी चल सकती है। मेरा अपना एनालिस्ट कहता है कि नहीं, वो चल रही होंगी, कुछ बातें जरूर हो रही होंगी, हो सकता है उसमें कुछ बातें ऐसी होंगी जिन पर कुछ क्लैरिटी ना हो। देखिए, दो चीज होती हैं जब राजनीतिक मुद्दे तय होते हैं और खासकर पावर सेंटर्स तय होते हैं, तो उसमें एक चीज होती है ऑप्टिक्स और दूसरी चीज होती है पर्दे के पीछे। ऑप्टिक्स तो वही है कि जो दिखाया जाएगा कि गुडी गुडी चल रहा है, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपना मैं एनालाइज ही कर सकता हूं, ये मेरा विचार है। देखिए, हो सकता है कि इसमें इतनी सारी पावर एक आदमी को सेंटर कर देना निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। हो सकता है फौरी तौर पे अभी के लिए यानी प्रेजेंट में वो इस बात से खुश हो जाए। बात यह है कि आसिफ मुनीर ने प्रेशर डाल के अपना जो उनका इस टाइम औहदा है उसके लिए इसको एक तरह से जबरदस्त साइन कराया है। मेरा अपना ख्याल ये है, मेरे पास कोई ऐसी अंदर की खबर नहीं है, लेट मी टेल यू, मेरा जितना भी स्टडी करता हूं उसका ख्याल ये है कि खुद पाकिस्तान के पीएम नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा पावर सेंटर की जाए, जबकि पावर यहां तक कि एक सुप्रीम कोर्ट को भी आप बाईपास कर सकते हो और लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इवन आफ्टर रिटायरमेंट आपको दे दी गई है। कहने का मतलब है कि अगर आपके हाथों से आज पाकिस्तान के लिए कुछ खराब भी होता है, गलत भी होता है, तो आप हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए। आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। दिस इज व्हाट माय रीडिंग। मेरे पाकिस्तानी मेहमान मेरे को करेक्ट कर सकते हैं अगर मेरी रीडिंग गलत है। इसके अलावा वहां पर देखिए, हम सबको मालूम है कि वहां की असली जो सत्ता है, असली जो पावर सेंटर है, वो हमेशा से आर्मी के पास रहा है। प्रेसिडेंट रहे हो या फिर प्राइम मिनिस्टर रहे हो, आर्मी चीफ वहां का सर्वशक्तिमान आदमी होता रहा है, डे वन से है। इसमें किसी को मुगालता नहीं होना चाहिए। और लेकिन अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से उन्होंने सब कुछ अपने पास ले लिया है। और मैं आप ही के शो में महीनों पहले कहा था कि देखिए, ये डील यहां नहीं हुई है। जब इनको बुलाया गया था, मुनीर साहब को और पाकिस्तान के पीएम साहब को यूएस में बुलाया गया था, ये चीजें एक पार्ट थी उसका। मैंने आपको बताया था कि पहले लिखी गई थी क्या? जी, मैं आपको बताया था नैना जी कि देखिए, किस रूप में आएंगे, किस रास्ते से चल के आएंगे, वो अलग हो सकता है। असली खेल पावर का है। पावर विल बी सेंटर्ड विद द पाकिस्तान। देखिए, अभी इन्होंने अपने को सीडीएफ बनाया है, 5 साल के लिए बना लिया है। कोई बात नहीं, देश को चलाने के लिए किसी के पास पावर होती है, लेकिन लेट मी टेल यू, जब जब आर्मी के पास पावर आती है वो देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमेशा आर्मी का डिसीजन लेने का जो नजरिया होता है वो दूसरा होता है, और एक पॉलिटिशियन, मजे हुए एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन का जो डिसीजन लेने का तरीका होता है अपने देश के प्रति और डीलिंग का तरीका इंटरनेशनल लेवल पे, वो अलग होता है। अभी देखिए, देश की जो प्रोग्रेस होती है ना, कोई भी देश, मैं पाकिस्तान और भारत की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी भी देश की जो प्रोग्रेस होती है वो मल्टीपल वर्टिकल्स पे पैरेलल चलती है। कभी भी आप किसी भी एक गवर्नमेंट के एक पिलर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो उसका मिसयूज होना अवश्यंभावी है। वो किस रूप में आएगा? पॉलिटिकल वेंजियंस होंगे, स्कोर फिटिंग होगी, या फिर हो सकता है वहां पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान, या हो सकता है उनको हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर करने का तरीका ढूंढा जाए। ये तरीका है। 5 साल तक वो सीडीएफ रहेंगे तो उनको नहीं आने देंगे बाहर, और अगर वो लीगल रास्ता भी अपनाएंगे तो लीगल रास्ता ऑलरेडी बाईपास कर चुके हैं। कहने का मतलब वो प्रोविजन है। आप दिखाते रहे दुनिया को, उन्होंने आज पिटीशन फाइल कर दी, आप सुनवाई हो रही है, अल्टीमेटली मोहर मुनीर साहब ही लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसी बात को लेकर तो बार बार ये तमाम बड़ी बातें इस दौरान कही जा रही हैं सर, और इसी की चिंता जो है वो
वो यूएन जैसे मंच से भी एक बार जाहिर की गई थी। मैं एक बार रुक करूंगी सज्जाद बुखारी का। सज्जाद, मुझे पता है कि आप संजीव जी की बात पर काउंटर करेंगे, लेकिन मैं उसके पहले यूएन का जिक्र करना चाह रही हूँ, क्योंकि हाल ही में ये भी बड़ी रिपोर्ट्स आई कि जैसे ही इस अमेंडमेंट का जिक्र हुआ और जैसे ही इस अमेंडमेंट के पहले, ऑल्दो वो पहले ही साइन हो चुका था, हाल ही में इस पर यह भी चिंता जाहिर की गई कि इस तरह की अगर किसी भी व्यक्ति को, पाकिस्तान जरूरी नहीं, दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क, वहां पर अगर किसी एक व्यक्ति विशेष को किसी एक पद को इतनी ज्यादा पावर दे दी जाती है तो वो कभी भी उसके पक्ष में नहीं जाता, वो उस देश की, वहां की आवाम के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। नैना, बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये डेफिनेटली कुछ दो पहलू हैं। आप किसी पहलू को भी उसका इंतखाब करके जो है उस पर डिबेट कर सकती हैं, डिबेटेबल है ये चीज, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। उम्मीद है कि इंटरप्ट भी आपने मुझे करेंगे, अनइंटरप्टेड मैं आपसे बात करूंगा। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देख के, यानी तारीखी तनाजुर में जो है मैं उस पर बात करूंगा कि कुर्रे अर्ज का कयाम जब अमल में आया और कुर्रे अर्ज जब बनी, तो सबसे पहले इंसान ने अपनी जिंदगी की बका के लिए तगोदो की, भले उसने पानी की तलाश की, भले जिस चीज की, जिंदगी की बका सबसे ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी को कोई एजाज बख्शते हैं, एजाज नवाजते हैं, तो उसके कुछ मुहर्रिकात और कुछ वजूहात होती हैं। कुछ गैर मामूली फैसले किए जाते हैं और कुछ गैर मामूली वाकयात को मद्देनजर रख के कुछ गैर मामूली और कुछ गैर मकबूल, जिसे हम अनपॉपुलर भी कहते हैं, मुझे लगता फैसले है जो है वो देखिए, मुझे नहीं पता, भारत और पाकिस्तान के जो पहले रिश्ते थे वो बड़े खूबसूरत थे, अभी थोड़े बिगड़े, कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन मैं चर्चा करते करते आपकी जो लफ्ज है उर्दू वो जरूर कुछ ना कुछ सीख जाऊंगी, क्योंकि बड़े टिपिकल है। उसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करके भी समझा पाए तो जनता भी बखूबी समझ पाएगी। कुर्रे अर्ज का मतलब ये है कि जब इंसान पैदा हुआ था तो सबसे पहले उसने अपनी जिंदगी की बका के लिए खुद को बचाने की लिए कोशिशें की थी। उसने बड़ी भाग दौड़ की थी, डेजर्ट्स में रहा, जंगलात में रहा, लेकिन उसकी जिंदगी की बका सबसे ज्यादा जरूरी थी। पाकिस्तान में जो हालिया फैसला हुआ है, हम 25 करोड़ जो अवाम है, बशमूल हमारा फोर्थ पिलर है, हमारी मुकन्ना है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी आर्म फोर्सेस हैं, हमारी सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं वो हैं, तो हम सब की कोई मुतफिका कोई फैसला जो है उसको आप भले जिस तनाजुर में लेके जाएं, मेरी बात आप सुने। मैं क्योंकि संजीव मलिक जी ने बहुत सारी बातें की, तो संजीव मलिक जी एक तो हमारे फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात थी, थोड़ा सा मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को आप भूल जाते हैं। उस वक्त जो गजा का क्राइसिस चल रहा था और पाकिस्तान जो है, आपको पता है, उम्मा को लीड करने वाला मुल्क है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का कंसर्न सुने बगैर या पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए या लूप में लिए बगैर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होता उम्मा के लिए। ये बात आपको समझने की जरूरत है। भले इससे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको टेंशन हो, इब्राहिम अकॉर्ड की बात हो रही है, एक मुआहिदा जिस पर अभी तक जो है वो डिफरेंट किस्म का ओपिनियन आ रहा है। चलें मैं मजीद बात कर लेता हूं उस पर। देखिए, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, तो जिंदगी की बका जहां पर हो तो वहां पे आप गैर मामूली फैसले करते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम से मंसूब आपने बड़ी बड़ी इमारत खड़ी की होती हैं, शाहजहां हो गया, बहुत सारी मैं खैर मिसालें दे सकता हूं, इस वक्त आपके लाल किला हो गया, बहुत सारे लोगों को। हमारे जो सेनेट है, हमारे सेनेट में जो एक मरतबा सेनेटर मुंतखब हो जाता है तो उसको ताहयात सेनेटर ही वो कहलाता है, उसको एक हमारी तरफ से या पार्लियामान की तरफ से उसकी सुपीरियरिटी जो है उसको मद्देनजर रख के ये सब कुछ किया जाता है। तो हमारे जो सिपा सालार हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, तो उनको जो हमने ये एजाज बख्शा है, ये जिंदगी की बका और हमारी 25 करोड़ आवाम की जिंदगियों को, उनकी माल और इज्जत को महफूज बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन था, तो उसके लिए हमारे मुंतखब नुमाइंदे जो 25 करोड़ आवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, उन्होंने मुत्तफिका तौर पर इत्तफाक राय से उनको ये एजाज बख्शा है। अब अगर किसी को तकलीफ होती है, मिर्च लगती है, आग लगती है या उसमें झुलझुलाहट होती है, तो उसका इलाज मेरे पास कोई भी नहीं है। उस तकलीफ को मैं बहरहाल महसूस कर सकता हूं, उस पेन को मैं महसूस कर सकता हूं कि हमारे फील्ड मार्शल से आप लोगों को क्या मसला है। ठीक है, देखिए तकलीफ की मुझे लगता है कि अब तो शायद दवा किसी के भी पास में नहीं होगी, खासतौर से पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जब आवाम परेशान होती है ना 1958, 77 या 99 में, जब जिस रूप में 3 बड़े तख्ता पलट और सेना अध्यक्ष के मजबूत होने के साथ या सेना के हस्तक्षेप के बाद में हुए और उसका हश्र पूरी दुनिया ने देखा। अभी तक 78 सालों में अगर एक भी बार कोई गवर्नमेंट पूरा अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाती, तो इसीलिए बार बार चिंता भी होती है। और मोनिका भी सूची, मैं जरा आप ही से समझने की
कोशिश करूंगी कि अगर शायद जरा सज्जाद हो, उन्हें जरा समझाइएगा, खैर उन्हें क्या, एक जनता को एक आम भाषा में समझाइएगा, जब जब ये तख्ता पलट की अगर हम पूरी परिस्थिति देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड कहां नजर आता है? शायद उसका रूट कॉज यही कि सेना अध्यक्ष या जब सेना का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हुआ या फिर कोई पर्सन बहुत ज्यादा मजबूत हुआ तो स्थितियां बदलती चली गई। 1958, 77, 99 और 2025 क्या कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें? देखिए, नमस्कार सबसे पहले सब पैनलिस्ट्स को। नैना जी, ऐसा है कि 1958 में अयूब खान का कूप हुआ था, ठीक है। उस समय क्या था कि आर्मी ने जो थी पूरी की पूरी सिविलियन सरकार को ओवरकम कर लिया था और उनकी अपनी सत्ता बना ली थी। शुरू से जब से हम देखते हैं पाकिस्तान में जो आर्मी है हमेशा से वही एक इनके ऊपर भारी रही है। अगर हम बात करें 1970 की जिसमें ज़ियाउल हक का कूप हुआ तो भुट्टो की सरकार गिरा दी गई, रात को उनको उठा के 2 बजे के करीब उनको फांसी लगा दी गई थी। फिर उसके बाद अगर हम परवेज मुशर्रफ का कूप देखते हैं 1999 में, तो उस समय भी जो नवाज शरीफ थे, परवेज मुशर्रफ भी तो आर्मी के जनरल ही थे ना, तो उनका जो कूप हुआ उस समय नवाज शरीफ हटाए गए थे। अब इस समय जो नवाज शरीफ 3 बार इलेक्टेड पीएम थे, उन्हीं के भाई ही तो हैं शहबाज शरीफ। अभी एक भाई पाकिस्तानी भाई बोल रहे थे कि वो भी आए वहां पर और वो आके उन्होंने अपना वोटिंग किया, तो उस टाइम उनके ऊपर तो उनके और उनके भाई के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया है। देखिए, एक सीडीएफ की कुर्सी तैयार की गई है, ये पोस्ट क्रिएट की गई है, तो इसका मायना क्या है? इसका मतलब क्या है कि एकदम से इतनी क्या जरूरत पड़गी, क्या इतनी अनस्टेबिलिटी थी सिर्फ एक इनकी इकोनॉमिक बैंकरप्सी को छोड़कर कि इनको सीडीएफ की कुर्सी क्रिएट करनी पड़ी और उस पे आसिम मुनीर को बैठा दिया गया। अब ऑफ कोर्स ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं उनको शायद हमारा बोलना ना पसंद आए, पर देखिए जो वहां की आवाम है उसको तो दिक्कत है सबको, क्योंकि ये एक हाइब्रिड डिक्टेटरशिप का रूप है, ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। इसमें जो आपका लॉ है उसको बिल्कुल ओवरकम कर चुके हैं ये लोग, उसको उन्होंने ओवर रूल कर दिया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने ओवर रूल कर दिया है अमेंडमेंट 27 के अंतर्गत। उसके बाद अब अभी ठीक है, अभी आज ये हमसे बात कर रहे हैं कि पीएम को कोई खतरा नहीं है पाकिस्तान के या नहीं है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि जो एक जब कोई भी, जैसे कि मलिक साहब कह रहे थे कि जब भी कभी आर्मी रूल आता है या इतने बड़े ओहदे पे जब हम किसी आर्मी चीफ को बैठा देते हैं तो वो जो होता है एक उसकी सोच वन साइडेड होती है, वो हर एंगल से हर वेक्टर से नहीं सोचता है ना। जी जी। तो अगर पाकिस्तान के प्रोग्रेस के लिए बहुत बुरा है। अब अगर हम बात करें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, सबसे पहली बात कि हमारे को तो बड़ा अनस्टेबल देखिए नेबर मिल गया है, एक ऐसा नेबर जो इतना कट्टर है जिसका दिमाग कब कहाँ घूमे। एक न्यूक्लियर अनस्टेबल नेबर होना कितना खतरनाक है, आप ये सोच सकती है मैं क्या बोल रही हूँ। अब अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, इमरान खान जी का मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ी बात नेशनल टीवी पे बोलने जा रही हूँ कि उनका क्या होगा आने वाले समय में, ये मैं बोलना नहीं चाहती, पर अगर कल उनको कुछ हो जाता है आने वाले समय में तो आसिम मुनीर जी जो बताया जा रहा है कि वो टॉर्चर करवा रहे हैं, उनकी बहन ने उनके घर वालों ने बताया कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो कल को अगर वो ना रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है और आसिम मुनीर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। थोड़े ही अब महीनों में या 1 साल में या कैसे देखेंगी कि शहबाज शरीफ जी को भी हटा दिया गया, या अगर देखिए उनका तो कोई से रहा ही नहीं ना किसी चीज में, अगर कल को वो कुछ भी उल्टा करते हैं, कुछ भी अपना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि इस बात को थोड़ा और समझना होगा। सज्जाद और हुसैन जावेद हमारे साथ में मौजूद हैं। सज्जाद, आपको जो काउंटर करना है वो तो करें, लेकिन मुझे इस बात को भी जरा बताइए, वही बात जो अभी यहाँ पर मोनिका जी कह रही थी कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो क्या उन्हें काउंटर या उनसे क्वेश्चनिंग करने की ऐसी अथॉरिटी है किसी को? क्योंकि अब तो कोर्ट के ऊपर भी कहा जाता है कि बाईपास करने की भी उनके पास में एक इम्यूनिटी है, तो क्या ऐसी कोई अथॉरिटी बॉडी है, अगर उनको रोकना चाहे, उनसे सवाल करना चाहे तो कभी कर सकता है क्या? देखिए, जहां तक इम्यूनिटी की बात होती है, एग्जेम्पशंस होती है, तो उन एग्जेम्पशंस को भी जो है ना उसको पढ़ने की जरूरत है, उसको स्टडी करने की जरूरत है ना। हमारे यहाँ एक मुसविदा बना था, तो वो अपोजिशन से जब पूछा यार ये मुसविदा आपने पढ़ा है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, बस वो जो हमारे साथ मौलाना साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो बाज़ औक़ात थोड़ी स्टडी करना भी जरूरी होता है। सिर्फ मैं थोड़ा सा अपनी बहन जो अभी बात कर रही थी 58 में फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान का जिक्र कर रही थी, तो मैं आपको ये बताता चलूं गो के हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि जमहूरियत के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में किसी किस्म का जोर और जबर या कोई डिक्टेटरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, कोई भी जमहूरी माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। 58 में
जनरल अयूब खान ने हमारे पाकिस्तान में एक बहुत खूबसूरत टेरिटरी का इजाफा किया, और वो है गवादर डीप सी पोर्ट, जो इस वक्त दुनिया का तीसरा डीप सी पोर्ट है और सी पैक का फ्लैगशिप मंसूबा है। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और नहरी निजाम मुतारिफ करवाया। एक अच्छी गवर्नेंस की मिसाल उन्होंने पेश की। 70s में जियाउल हक साहब जो है, उन्होंने सोवियत यूनियन वार लड़ी, जो कोई भी नहीं लड़ सकता था, वो सेहरा उनके साथ। तो आप क्या इस तरह के मार्शल लॉ के फेवर में है क्या वैसे सज्जाद? मैं फेवर नहीं करा, सुन तो लेना। मैं नहीं, आपको नहीं, मतलब अगर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भाई जो काम सरकार नहीं कर सकती वो अगर भाई जब सेना अगर पावर में आई, अगर वो कर दे रही है, तो फिर सरकार या फिर लोकतंत्र या वोटिंग इलेक्शंस की जरूरत ही क्यों है फिर? सुने ना, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ ना, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। मैंने आपको दोनों पहलू पहले में बता दिए ना। देखिए, आप नैना इतनी अच्छी ब्रॉडकास्टर है, आप भूल जाती है मैंने पहले क्या कहा था। मैंने तमीज बांध के कहा था कि इसके दो पहलू हैं, एक मनफी पहलू है, एक मुस्बत पहलू है। ठीक है, उसके बाद परवेज मुशर्रफ आए। परवेज मुशर्रफ के आने के बाद जो है वॉर ऑन टेरर लड़ी गई। ठीक है, वो कि उन्होंने कारगिल में भी जो कुछ किया वो भी आपको पता है। अभी आप उसका उल्टा सबक पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, और आपने अपने निसाब में भी उनको जो है ना हकायक के बरक्स पढ़ाया, वो एक अलहदा सवाल है। फिर उसके बाद उन्होंने 9/11 के बाद दुनिया भर के दहशतगर्दी का खात्मा करके दुनिया के अमन को यकीनी बनाया, उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। ये था एक पहलू। अब दूसरे पहलू की तरफ आते। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह आप हमारे माजी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनको आप एक ऐसा भयानक चेहरा पेश कर रही हैं जैसे उन्होंने शायद पाकिस्तान को तबाह कर दिया, बेच डाला। उन्होंने जितने भी हमारे जितने भी फील्ड मार्शल्स रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में गो के जमहूरियत पे शब खून मारा है। हमें उस पर एतराजात हैं, लेकिन उन्होंने हुब्बत-ए-वतनी की आला मिसालें कायम की हैं। ऐसा आपके वर्ड्स नहीं, मैं अपने शब्दों में कहूं, ऐसा विकास किस नाम का? जब मासूम लोगों की जान पर कोई विकास किया जाए, जब लाशें बिछी उसका कंस्ट्रक्शन या उसका विकास, कैसा विकास होता है? मोनिका जी कुछ काउंटर करना चाह रही है, फिर मैं हुसैन और संजीव जी का भी रुक करना चाह रही। मोनिका जी कुछ कर रही थी काउंटर जी। ये अभी हमें बोल रहे थे कि हम कारगिल का उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ पर। मोनिका जी, ना खाता ना बही, जो सज्जाद या जो पाकिस्तान का है वो सही। फिलहाल तो ये ऐसा नजर आता है। मैं यहाँ पर एक महिला की बात करना चाहूंगी। जब कारगिल का वॉर हुआ था, एक महिला थी जो 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, जिसका नाम था अक्षता जंदल, जिस अकेली महिला ने पूरा लॉजिस्टिक्स कारगिल का संभाला था। ये क्या बात करेंगे कि जब हमारी महिलाएं इतनी फ्रंट पे आके ऐसे काम कर सकती हैं इस कंडीशन में, इनके बताइए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें आर्मी की, तो आर्मी सबसे ज्यादा तो सपोर्ट टेररिज्म को करती है। और मोनिका जी, मुझे लगता है कि देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है, 1971 की बात होती है, करगिल की बात होती है, सिर्फ ऐसे तमाम डॉक्यूमेंट्स वो सिर्फ हिंदुस्तान पेश नहीं करता, पूरी दुनिया के सामने ऐसे तमाम बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात की सीधे सीधे तस्दीक करता है। लेकिन मैं संजीव जी को जरूर इसमें कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी, एक और बात, क्योंकि जिस तरह से अभी सज्जाद ने बात कही कि भाई ठीक है, अभी जब मार्शल लॉ लगा, ऑल्दो मैं बीच में 69 का जिक्र करना मैंने मिस कर दिया था, 58, 77, 69, 99 का, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जब इस तरह के अलग साइलेंट कूप हुए, तो ये तो कह रहे कि भाई बहुत अच्छा विकास हुआ। अब ये तो ऐसा एक हाइब्रिड कूप होता हुआ नजर आता है 2025 का। ये जो तस्वीर बहुत ज्यादा अलग नजर आती है कि सब कुछ सबके सामने है, जो होगा सबके सामने होगा, वो अब खुदा जाने। नैना जी, देखिए, हमारे लिए मुनीर साहब हो, शहबाज हो, इमरान हो, सब एक जैसे हैं। मेरे भारत के लिए कोई भी इनमें से अच्छा नहीं सोचता। हमारी पाकिस्तान से एक ही नहीं, बाद में हासिल लीजिएगा सज्जाद भाई, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान की जनता के लिए भी नहीं सोच पाते। मैं समझ सकता हूँ। हमारी तरफ से देखिए, एक पिछले दिनों डिस्कशन जो चला इमरान खान की हालत पर, हम सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन होने के नाते डिस्कस कर रहे थे कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक सभ्य सोसाइटी के अंदर, सिविलाइज वर्ल्ड के अंदर ऐसी चीजें अवॉइड हुए तो बेहतर है, और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए तो बेहतर है। आप इमरान को फांसी पर चढ़ा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है इस हिसाब से देखा जाए। आप शहबाज मुनीर को या किसी, अब मुनीर साहब है, देखिए मेरी बात सुनिए, इसका रीजन समझिए। कोई तो रीजन होगा कि ये 27वां अमेंडमेंट ये लेके आए, कोई तो कारण होगा। इसका मतलब या तो सिस्टम इनका ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये लेके आए, या फिर इनको मुनीर साहब पे इतना यकीन है कि मुनीर साहब ही एक हमारे देवता बन के आए जो हमारे पूरी चीज को ठीक करेंगे, या फिर यह है कि इनके प्राइम मिनिस्टर इतने नकारा है कि उनसे सिस्टम गवर्न नहीं हो रहा है,
तो आ रही पूरी है पावर जावेद जी। या फिर ये लोग कहते हैं कि हम ऐसे काम करने वाले फ्यूचर में कि जो हमारे आर्मी चीफ या सीडीएफ करेंगे और उन पर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए इम्यूनिटी दे दो। देखो कोई तो रीजन और होता है किसी सर संजीव जी, एक और महत्वपूर्ण बात ये कि खासतौर से मैं पहले के बयानों का नहीं जाऊंगी आसिम मुनीर का, जिस तरह से इमरान खान या बाकी जो मौजूदा पार्टीज हैं वो आरोप लगाती हैं। अगर जनवरी से लेकर 2025 के, अब हम दिसंबर में हैं, अभी अगर हम इस पूरी कंडीशन को देखते हैं तो भारत के खिलाफ बड़ी साजिशें, बड़े जहर उगलना और बड़ी अलग अलग जो घटनाएं हैं वो इसी बीच नजर आती हैं। तो क्या ऐसा नजर आता है कि अब ये पावर जो है, हाँ मैं वही सजाद में वही बोल रही हूँ, आतंकी खासतौर से लश्कर तैयबा को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, जैश मोहम्मद को स्ट्रॉन्ग करना, उन्हें पनाह देना, तो ये एक और एक बड़ी तस्वीर पेश होती है ना फिर तो। नैना जी मैं 2 मिनट लूंगा, फिर सज्जाद भाई आ सकते हैं, 2 मिनट ये लूंगा। देखिए पाकिस्तान का हमारा जो डे वन से प्रॉब्लम है कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। इसके लिए हथियार है, इन्होंने अपनी स्टेट पॉलिसी में टेररिज्म को शामिल किया। जी हेलो जी सर प्लीज कंटिन्यू। जी, स्टेट पॉलिसी जब टेररिज्म बना लेता है कोई भी देश के, देखिए उस देश वो कितना भी कोशिश कर ले वो अपने ही बुने हुए जाल में जरूर फंसता है। अब एक उदाहरण हो तो मैं बताऊं, मैं अभी ज्यादा नहीं, मैं एक बड़ा उदाहरण ले लेता हूं। देखिए इनके हमारे मुंबई में जो अटैक किया था इन्होंने, उसके अंदर जो एक टेररिस्ट था, इतना बड़ा टेररिस्ट था, उसको तो गांव का भी इन्हीं के लोगों ने भंडाफोड़ कर दिया। उसके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू आ गया, उसके पेरेंट्स की भी बातें आ गई। दूसरा, जितना पैसा आता है ये सारा साइफन ऑफ करता है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। बहुत कुछ पैसा, सारा नहीं बहुत जाता है इनको। आपकी धरती पे हमारे यहाँ पे बंबई ब्लास्ट वाले ये बैठे हुए हैं, कराची में बैठे हुए, सबको मालूम है, सबके पास उसकी एड्रेस तक अवेलेबल है। आपके यहाँ पे लश्कर तैयबा खुलेआम देता है, तो अगर आपको भारत के साथ अच्छे संबंध चाहिए तो आप उसको उसकी जबान पर लगाम लगाते। बिल्कुल। इसके अलावा आपके जो वहां पे दूसरा बैठा हुआ है जो जिसको कांधार हाईजैक करने के छुड़वाया था, आप इसको देखिए, जब आप किसी देश के साथ अच्छे संबंध करते हैं ना तो दूसरे देश की भावना को भी आपको कदर करना होता है। बिल्कुल। और उसके लिए ऐसे एलिमेंट जो रॉग एलिमेंट होते हैं, जो आपकी स्टेट पॉलिसी को डिरेल करते हैं, उनको आपको पकड़ना चाहिए, पकड़ना होता है। आपने उनको जकात के बेसिस पे कहते ना जी हम तो इनको फंड नहीं करते जकात, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पॉलिसीज मैटर करती हैं। हुसैन जावेद आज आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे थे, मैं बड़ी देर से उनके पास में नहीं जा पाई हूँ। हुसैन जी आप जो काउंटर करें वो तो कीजिए, लेकिन एक और बात जो यहाँ पर अभी संजीव मलिक जी ने कही कि भरोसा नहीं है मौजूदा सरकार पर या फिर कुछ ज्यादा ही भरोसा हो गया, इस वजह से ये एक अलग अमेंडमेंट्स, एक अलग बड़ी ताकत जो है सरकार से भी ज्यादा मजबूत उनको बना दिया गया। देखिए मैंने यहाँ पे इंडियन पैनलिस्ट को भी सुना और मैं उनके जवाब में यही कहूंगा, उनके दिमाग में भी यही सवाल है और उसका जवाब मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप लोगों को लगता है कि 27वीं अमेंडमेंट क्यों हुई, सीडीएफ का ओहदा क्यों इस तरह से चाक आउट किया गया। तो ये तो बड़ा एक सादा सी बात है, क्योंकि देखें रीजनल सिनेरियो 2025 में चेंज हुआ है, दुनिया की हकीकतें जो है बदल रही हैं। ऐसे में हमें मैं बस एक कुछ सेकंड के लिए आपको बता दूं, सीडीएफ से आपत्ति नहीं है, हिंदुस्तान में भी सीडीएस है, सीडीएफ से आपत्ति नहीं, बल्कि अच्छी बात है कि आप अपने अलग अलग फोर्सेस का, या फिर हमारे स्टाफ की बात होती है, आपके यहाँ फोर्सेस की बात होती है, ठीक है, उसके अलग अलग रोल हो सकते हैं, लेकिन बात होती है इम्यूनिटी, बात होती है मंशा, बात होती है कि आखिर किस नियत के साथ में उस पोजीशनिंग को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। प्लीज बी कंटिन्यू। देखिए मैं उसी पे आ रहा था, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जो भी अमेंडमेंट की बात हो रही है वो सीडीएफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया कि हमें अपने तौर पे लगा, हमारी स्टेट को, हमारी हुकूमत को, कि हमें अपने फौज के स्ट्रक्चर को मजीद ब्रॉड करना है, क्योंकि रीजनल सिनेरियो चेंज हो रहा है। 2025 में तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, ना सिर्फ साउथ एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, और इवन जो यूक्रेन की जंग हो रही है उसके भी नए नए डायनामिक्स हमारे सामने इस तरह से आते रहे। तो ऐसे में हमें लगा कि हमारी जो फौज है, हमारी जो फोर्सेस हैं, उनमें ज्वाइंटनेस को मजीद कोऑर्डिनेट करने के लिए इस ओहदे की जरूरत थी, और इसी बुनियाद पे हमें लगा कि हमें अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सीडीएफ और फील्ड मार्शल जो कि आसिम मुनीर है, उनकी सरबराही के अंदर हमें आगे बढ़ना है। फौज का फ्यूचर वो यहाँ पे डिसाइड करें और हम उससे बिल्कुल एज अवाम, मैं आपको एज अवाम बता रहा हूँ, बिल्कुल मुतमईन है। दूसरी बात, सबसे बढ़ के बात, आप अक्सर अभी ये बात भी हुई कि हमारी जो हमारी सोसाइटी है बड़ी सप्रेस है, हमारे लोग दबे दबे रहते हैं, उन पे कुछ चीज थोप दी जाती है और वो एहतजाज नहीं करते। देखें सज्जाद साहब भी गवाह है, मैं भी गवाह हूं, इस समाज का हिस्सा है, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका, मुझे कहीं से कभी फोन नहीं है कि भाई आपने ये बात कहनी है, ये बात नहीं कहनी है, आपने ऐसा क्यों कहा। अक्सर हमारे ऊपर ये बातें इंडियन मीडिया में होती है कि ये तो डर के बैठे हैं, कुछ ऐसा उल्टा सीधा अगर ये बोल देंगे तो स्क्रीन पे नहीं आएंगे,
ऐसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं नहीं, होता। हमारे ये सामने हुसैन जावेद कई इस तरह के बड़े एग्जाम्पल्स भी रहे। खैर मुझे लगता है कि अच्छा, सुनो तो कोई भी सही ना। देखिए, कोई भी किसी भी देश अच्छा का ठीक नुमाइंदा है तो ठीक है। जाहिर सी बात है वो अपनी उस चीज के मैंने जी प्रोटेक्शन एक में लाइन तो बोलेगा। दीजिए ना। हम्म हम्म इट्स ओके। लेकिन मैं आपको अपनी मिसाल और अपने कई मेरे ऐसे फेलो कोलीग्स है, मैं उनकी एग्जांपल दे रहा हूं। हम पे तो किसी किस्म की कोई बाधा बंदिश नहीं रही है। और ठीक आखिरी है। बात, 27th अमेंडमेंट आई जैसी भी है, जिस तरह भी है, एक तो मुकम्मल तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के साथ आई। और सबसे बढ़ के जब समाज में उसके खिलाफ अगर एहतजाज होता तो कौन से दो ऐसे फैक्टर है जो उसके खिलाफ उठते हैं। नंबर एक, आपकी बार, आपकी बेंच। आपने यहाँ पे अदलिया की बात की है कि हमारी अदले को स्क्वीज किया गया। आज हमारी बार बेंच को देख लें, कई मुल्क में आपको कोई एहतजाज इसके खिलाफ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अवाम की, तो अवाम इस लिहाज से बहुत खुश है क्योंकि हमने 2025 में एक बात देखी है, हमारी फौज ने अपने अवाम की मदद से जो हमारा दिफा है, जो डिफेंस है, उसको एक इनविंसिबल हैसियत दी है और ये मजीद आगे भी जाएगी। तो अवाम के लेवल पे कोई इसमें परेशानी नहीं है। और सबसे आखिरी बात देखिए, इमरान खान के बारे में अभी बात की गई, मैडम ने बात की कि मुझे उनके लिए बड़ी इस तरह की फिक्र है कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होगा। ये फिक्र तो पिछले एक हफ्ते में हमने दुनिया भर में देखी। देखिए कितनी क्या हो बार कहा जाता गया है, वो क्या हो जिंदा जाता है है, या नहीं नहीं नहीं, है। बल्कि दुनिया भर में यही तो बड़ी बात है हुसैन जावेद। अभी ठीक है, आप लोगों को ऐसा लगा एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि इमरान खान से जुड़ी हुई खबरें भारतीय मीडिया की तरफ से निकाली गई। अरे अभी ऑस्ट्रेलियन मीडिया को मैं देख रही थी कुछ देर पहले, तो वहां पर भी इमरान खान की बहन ने कई बड़े खुलासे किए, डेथ सेल का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि क्यों टॉर्चर किया जाता है, क्या पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स रहे। सुनिए, ठीक है, हालांकि मुझे लग रहा है इमरान खान का अलग मसला है, लेकिन मोनिका जी आपकी बात पे कुछ कह रही थी, मैं उसकी तरफ जाऊं। मोनिका जी आप जवाब दें। जी जी, लेकिन 1951 में रावलपिंडी षड्यंत्र हुआ, सेना मजबूत हुई और उसके बाद क्या हुआ, पहली सरकार लियाकत अली खान असंतुलित हो गई, हत्या मामले सामने आए, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। उसके बाद में अयूब खान वाला अध्याय हम सभी के सामने है। यहाँ पे फिरोज खान नून सरकार बर्खास्त हुई, संविधान रद्द हो गया, असेंबली भंग हो गई। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा। यावा खान जो है उनका मार्शल लॉ आता है 69 में, यहाँ पर भी अस्थायी सरकार भंग हो गई। 1970 चुनावों में अवामी लीग सत्ता में जो आई थी, एक तरह से उसकी एक सत्ता को नहीं दी गई, ऐसी भी जानकारी सामने आई। और ऐसी तमाम बड़ी बड़ी मुझे लगता है कि ऐसे 4 बड़े तख्ता पलट है और मौजूदा स्थिति इसको हाइब्रिड के तौर पर कहा जा रहा है। मोनिका जी देखिए, हाइब्रिड तो ये है ही, क्योंकि अब चाहे हमारे पाकिस्तान भाई माने या ना माने, है तो ये हाइब्रिड ही। ये दिस इज अ डिक्टेटरशिप हाइब्रिड, क्योंकि डेमोक्रेसी तो रही नहीं जब हमने सब कुछ उन्होंने ओवररूल कर दिया। पर मेरा मानना, अगर हम जियोपॉलिटिकली भी इसका सारा सिनेरियो देखें तो उसमें ये है कि 20 साल से जो तालिबान चल रहा था, जिसको खड़ा किया था अमेरिका ने, और अमेरिका का हाथ है इनके सर के ऊपर, तो अब जो ये CDF मुनीर है, ये उसके ऊपर भी अपना पूरा दबाव डालेंगे। अब उधर से बलूचिस्तान में भी बहुत ज्यादा तकलीफ खड़ी हो जाएगी और अफगानिस्तान के साथ भी तकलीफ खड़ी हो जाएगी। उसके साथ साथ बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश पे इनका जो पकड़ है वो ज्यादा हो जाएगा, जो कि और हो भी रहा है, मौजूदा स्थिति हो भी रहा है। और भारत के लिए, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। और साथ में जैसे कि फंडिंग हो रही है, जितनी भी टेररिस्ट ग्रुप है, चाहे हम जैश ए मोहब्बत ले ले, चाहे हम TTP ले ले, किसी को भी ले ले, सब लोगों में जो फंडिंग हो रही है, सबको देखे खुलेआम ये चीज पता है, कोई अंदर की बात तो मैं बता नहीं रही हूँ। सब कुछ सामने है कि जो इनको सपोर्ट मिल रही है उससे क्या होगा। अब देखिए, जो भी कोई डेमोक्रेसी होती है या कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है, अगर हम अपने देश की बात करें तो हम अपने देश की तरक्की के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। अपने जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, उसके लिए हम काम करते हैं। हमारी इतनी पॉलिसियां बन रही हैं इस समय कि हम कैसे उनको सुधारें। इनके पास जितना भी ये, चाहे लोन कहीं से भी लें, चाहे चाइना इन्वेस्ट करे, कोई भी इन्वेस्ट करे, ये थोड़ा सा अपने उस प्रोजेक्ट में पैसे डालेंगे और बाकी सारे का सारा ये उन टेररिस्ट ग्रुप्स की सपोर्ट में चला जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? ये अब जैसे पॉलिसी, जी बात कंसर्न पॉलिसी का। लेकिन संजीव जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं जल्दी से सज्जाद का रुख करती हूँ। संजीव जी, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बांग्लादेश की बात हुई है, ठीक है, भारतीय सीमा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर हो जाती है, लेकिन हम लोग भी उस पॉलिसी पर वर्क करते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति विशेष को स्ट्रॉन्ग सारी इम्यूनिटी देकर या बाकी सारी पावर्स को देकर। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है पॉलिसी की, रणनीतियों की। जो मौजूदा स्थिति है, आज हम ऐसे वक्त में चर्चा कर रहे हैं जब रूस के
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान में हैं और ऐसे समय में पूरी दुनिया एक अलग शांति की बात हमेशा से जो भारत की तरफ से कही जाती रही है वो देखी जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक बार फिर से बड़े स्तर पर उसी आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करने की बात होती है और वही जहर भी उगला जाता है। नैना जी, कोई भी एक्शन होता है ना, उसका रिएक्शन जरूर होता है, उसका क्या रूप होगा ये बात अलग है। आपने अपने जो सीडीएस साहब, जैसे मैं हुसैन जावेद साहब को मैं उनका थोड़ा सा छोटा सा रिप्लाई देना चाहूंगा। ठीक है, आप अपने यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग करना किसी भी देश की फोर्सेस का या देश के डिपार्टमेंट्स का, देश के इंस्टीट्यूशन का, कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं नैना जी की उसी बात को बस 2 शब्द ये कहना चाहूंगा हुसैन साहब कि हम जो बात करें ना, हम सिर्फ उस कंसर्न को लेके है कि अगर मैं सपोज करो मुझ पे लीजिए, मैं अपने अंदर इतनी पावर लेना चाहूं कि मुझे कोई टच ही ना कर सके, इस पे सवाल जरूर उठेगा। क्योंकि आप ऐसे, आपके दिमाग में क्या है, आपकी इंटेंशंस क्या है, या आपके व्हाट इज योर पॉलिसी जो आपने सोची हुई है कि जो आप लागू करना चाहते हैं, वो आज नहीं दिखता है। और नैना जी, जब मैं किसी चीज को पढ़ने की कोशिश करता हूं ना, मैं ऑप्टिक्स के पीछे जाकर पढ़ने की कोशिश करता हूं कि इसका मकसद क्या होगा, क्यों आया ये, रिपरकशंस क्या होंगे। और हमारे ऐसा नहीं है, मैं समझता हूं कि काफी लर्नड पत्रकार बंधु हैं मेरे दोनों पाकिस्तान से। आप जब किसी भी देश से बात करने जाते हो, पार्टनरशिप करने जाते हो, एग्रीमेंट करने जाते हो, तो बड़े लेवल पे आप डेमोक्रेसी से करना चाहोगे या सॉफ्ट डिक्टेटरशिप या हाइब्रिड डिक्टेटरशिप या इवन प्योर डिक्टेटरशिप करना चाहोगे। मैम, मिडिल ईस्ट का पूरा उदाहरण ले लीजिए, देखिए लीबिया ले लीजिए, ठीक है, वो अपने आप तक खुश रहे, अपने आप उन्होंने दबा के रखा, सप्रेस के रखा, क्योंकि कोई भी जब डिक्टेटर या सॉफ्ट डिक्टेटर या हाइब्रिड डिक्टेटर आता है, वो अपने यहाँ पे आके एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लेता है और वो इंस्टीट्यूशन उसको फैसिलिटेट करता है आगे बढ़ने में या वहां को रूल करने में। मुनीर साहब जो आए हैं, ठीक है, इन लोगों ने कुछ सोचा होगा, अपने यहाँ को जो पावर उन्होंने दी है ना, सोच समझ के दी है। क्योंकि मैं पुतिन का जिक्र इसलिए कर रही थी क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हम चर्चा करें, अब से कुछ देर पहले उनकी तरफ से भी बड़ी बात कही गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ हम हिंदुस्तान के साथ में खड़े हैं, उस लड़ाई में हम इनका साथ दे रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। नैना जी, पाकिस्तान की तरफ से ये बात अगर आए तो ये बहुत वेलकमिंग जेस्चर होगा। नहीं, रशिया की तरफ से आई है, पाकिस्तान की तरफ से तो ये बात आई है कि रूस पुतिन पाकिस्तान क्यों नहीं आते, ऊपर से उड़ के चले जाते हैं। एक ने कमेंट किया जेब कटवाने थोड़ी ना आएंगे। नैना जी, कमेंट्स आते रहेंगे, लेकिन लब्बो लबाब ये है, अगर पाकिस्तान को कोई देखिए, जनरल मुशर्रफ ने एक स्टेटमेंट दिया था और अमेरिका के दबाव में पोस्ट कारगिल के बाद उन्होंने ये कहा था कि हम अपनी जमीन का खिलाफ, भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। क्या हुआ मैम? उसके बाद कभी कुछ फॉलो हुआ? नहीं हुआ। क्या प्रोविंस को रखा गया इंटैक्ट? नहीं रखा गया। आज दिक्कत ये है ना, देखिए वहां पे इंडिविजुअल मैटर नहीं करते, वहां का इंस्टीट्यूशन ऐसा क्रिएटेड है जो एंटी इंडिया हेट्रेड पे बेस हो चुका है। अवाम नहीं है, अवाम अच्छी है मैम, लेकिन क्या होता है, चलता किसका है? देखिए डिसीजन चलते हैं टॉप टू बॉटम, कभी भी नीचे से अवाम के चिल्लाने से डिसीजन नहीं होते। आज भी वहां पे सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि कश्मीर में वो आवाज उठा रहते हैं, प्रो इंडिया उठाते रहते हैं, लेकिन उनकी नहीं चलेगी, क्योंकि देखिए वहां का जो डिस्पेंसेशन है वो मिलिट्री गवर्नड डिस्पेंसेशन है। और किसी भी देश की, किसी भी देश पे इंटरनेशनल रिलायबिलिटी डिपेंड करती है वहां पे टाइप ऑफ गवर्नमेंट, वहां की डेमोक्रेसी, और जो डेमोक्रेसी और वहां का मिलिट्री का दखल कितना है वहां की उसमें। क्योंकि देखिए, अगर आप, एक सेकंड लूंगा, मैं फिनिश कर रहा हूं। जी प्लीज। जी, देखिए, सज्जाद भाई हो, हुसैन भाई हो, मैं हूं या मैम है, हम लोगों के जो हम एक्शंस लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसमें हमारे बैकग्राउंड का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारी ब्रिंगिंग अप का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही बात है, मुझे लगता है कि आपकी अपब्रिंगिंग और वही आपकी मानसिकता को एक तरह से बनाता है। एग्जैक्टली, वो आपकी मानसिकता डिसाइड करती है, और वो आपकी मानसिकता ही आपको डिसीजन आपके डिसीजन का नेचर ही आपकी मानसिकता से तय होता है। अब आसिम मुनीर की मानसिकता पड़ोसी मुल्कों के साथ में रिश्तों को सुधारने वाली नजर आती है या फिर उन्हें और भी ज्यादा तलखी वाले या डैमेज करने वाली नजर आती है? नैना जी, मैं क्विक रिस्पॉन्ड करूंगा, 1 बाय 1 करूंगा, और आप उसके बाद सुन लीजिएगा, फिर आप मुझे दोबारा कुछ कहना चाहें तो मैं भी बिल्कुल सुनूंगा, बड़े अच्छे सिविलाइज तरीके से। सबसे पहले मलिक साहब, आपने कहा कि मैं ऑप्टिक्स की बात करता हूं। सर, आप बेसिक प्रिंसिपल्स पर आते नहीं है और आप ऑप्टिक्स की बात करते। बेसिक प्रिंसिपल ये है, आपने कहा कि शहबाज हो, नवाज हो, आसिम मुनीर हो, जो भी हो, आपने नाम लिए सारे, क्योंकि आप शॉर्टकट करते हैं, नाम नहीं लेते हैं पूरा, तो मैं भी उसी तरह आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। आपने कहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पड़ता है सर।
आप बताएं, अभी हुसैन भाई यहाँ पे बैठे, मेरे टॉक शोज होते हैं, हुसैन भाई मुझे बताएं, मैंने इंडिया की किस स्टेट जहाँ पे आजादी की तहरीक चल रही है उस पे मैंने कभी प्रोग्राम किया, वो आपने देखा है कभी? कौन सी स्टेट मुझे में तो चल नाम रही भी है? प्रॉपर अभी तक नहीं आते। सुने ना, सुन तो लें, अरे मैं सुने नहीं, ना। मैं वही तो पूछ रही हूँ। मध्य प्रदेश में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, गुजरात में चल रही है, राजस्थान में चल सेवन रही है, सिस्टर स्टेट सब में चल रही है। 7 अभी तो स्टेट्स में सब में खालसा भी चल चल रही रही है। है, आइए जरा लद्दाख आपको भी चल पश्चिम रही है। बंगाल, आपको नागालैंड और असम हर जगह पर लेकर चलती हूँ। अब आइए सुन जरा। लेना नैना जी, नैना देखिए, आप, मैंने आपको कहा था बड़े प्यार से, मैंने कहा नहीं नहीं, आपको तो सुन ले मेरी वही तो बात बात है ना कि एक गलत अगर अब पोजीशन आप करेंगे कह तो दीजिए बड़ी ना, बात मैं होती गलत है। कह रहा हूँ, जी मैं गलत कह रहा हूँ, आप बाद में सारा वो पोस्टमार्टम कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है। अच्छा, मानिका मेरी बहन अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, इन्होंने अपनी गुफ्तगू के दौरान बांग्लादेश का कहा है। आपको बड़ी चिंता है बांग्लादेश की, आपका बांग्लादेश के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा जो पार्टीशन का अनफिनिश्ड एजेंडा है, उसमें एक हमारे बंगाली भाई हैं जिनको मुक्ति बानी तहरीक के जरिए आपने हमसे जुदा करके एक आलमी साजिश और हमारी पीठ पे छुरा घोंपा था। तो वो आप मसला, आपको तकलीफ है, मुझे पता है, कोई बात नहीं है डॉक्टर इब्राहिम, हम सब जो है दोबारा से एक नए डिफेंस पैक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आपको पहले से बता रहा हूं ना, ताकि मजीद जो है इसमें कोई इबाम ना रहे। तो संजीव मलिक जी, आपने कहा जी हमारा किसी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। सर मेरी बात सुने, नाक पे मक्खी बैठती है तो पाकिस्तान, सुबह से रात तक जो है वो मुनीर यात्रा है, ठीक है? सुबह से रात तक पाकिस्तान है, इस मुल्क में ये हो गया, इस रियासत में ये हो गया। पाकिस्तान ने 26-27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, उन्होंने अपने फील्ड मार्शल को जो है मजीद हमारे लिए खतरा बना दिया, क्योंकि आप लोगों को है मुनीर फोबिया। तो मैंने आपको कहा है साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को भी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं, उनसे मशवरा लें, कोई ट्रैंकुलाइजर, कोई एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल करें, ठीक है? मुझे पता है आपको ये तकलीफ हो रही है कि ये ठुकाई का सिलसिला मुनीर साहब जारी रखेंगे, हमारे फील्ड मार्शल साहब। तो ठुकाई का सिलसिला, वो सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखा रही है। मोनिका जी कुछ कह रही हैं जी। ये कह रहे हैं कि एक तो ठुकाई का सिलसिला जारी रहेगा। सैटेलाइट तस्वीर हाँ, आ जाऊंगी, रुक जाइए जी। मोनिका जी तस्वीर का एक जवाब लीजिएगा। मोनिका मैं आपको पाकिस्तान में बैठा सुन हुआ लीजिए सज्जाद, सुन लीजिए पहले जल्दी से, काउंटर, फिर कम वक्त है, प्लीज कम वक्त है, एक एक करके सुन लेते हैं। रिस्पॉन्सिबल मीडियम का एक एंकर पर्सन आपको ये बात कह रहा हूं कि आपका खड्डा आपके दिमाग की तरफ बोगस खड्डा है, एक दीवार जरा सी भी नहीं सरकी है। मैं उसकी गवाही यहाँ पे देता हूँ ठीक है, कि चलिए कोई ये बात नहीं। अब तो हो गई ना, अब तो मई से लेकर भाई अभी तक, अगर अभी तक भी नहीं सुधार पाया तो वही तस्वीरें तो हम दिखाएंगे। मोनिका जी कुछ कह रही थी, प्लीज अब बोले। ये बहुत ज्यादा लगता है कि मार्शल लॉ के फेवर में है, जिन्होंने अभी अपना ये बयान दिया कि भी ये ठुकाई चलती रहेगी, तो इन्होंने एक इशारा दे दिया कि इनका ये काम चलता रहेगा। इन्होंने ये भी एडमिट कर लिया इसके मतलब बीच में कि हाँ, पाकिस्तान ऐसे काम कर रहा है और वो ऐसे काम करता रहेगा। अभी हमारे जो इन्होंने हमारे साथ पहलगाम में किया, उसके बाद भी अगर इनका स्टेटमेंट आ रहा है तो हम समझ सकते हैं कि इनकी जो आवाम है वो कैसी है और ये कैसा बयान दे रहे हैं। रही बात कि आप पूछ रहे थे कि भी जो अवाम है वो कैसे बयान देती है, वो कैसा फील करती है, तो मैं आपको बताती हूँ नैना जी, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें टीचर ने एक स्कूल के बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि अच्छे सिटीजन बने, उसमें उसने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके, जो कि हमारे भारत में भी यार हम किसी बच्चे से पूछते हैं तो टीचर पूछते हैं, बच्चा बोलता है मैं तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनूंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मैं ऐसा बॉम्ब बनाऊंगा जिससे मैं इंडिया को उड़ा सकूं। दूसरा बोलता है मैं पायलट बनूंगा, ऐसा पायलट बनूंगा जो इंडिया के ऊपर बम गिरा सकूं। क्या हम अपने भारत में बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं? जैसे ये लोग पाकिस्तान में, ये क्या पाकिस्तान में चीजें सिखाते हैं ऐसे बच्चों को? रुकिए जरा, मेरे को बोलने दीजिए। तो इसमें यह पाकिस्तान में अपने बच्चों को जब ये चीज सिखा रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में बड़ा कर रहे हैं, और अब सोचिए कि सीडीएफ मुनीर जो है, उसके मुनीर के आने के बाद क्या हालात हो जाएंगे यहाँ के, क्या हालत होगी पाकिस्तान की। और जो ये बोल रहे हैं हमें मिर्ची लग रही है बांग्लादेश से, तो मुक्ति बाहिनी को इसलिए लग किया गया था क्योंकि आपके लोगों ने, आपकी मिलिट्री ने जितने बांग्ला लोग मारे थे वहां पर, इतने लाखों, 2 लाख लोग मारे गए थे उस समय। ना बच्चे देखे, ना अच्छा डिसीजन लिया गया था। अगर उस टाइम, और अगर हम चाहते तो बांग्लादेश आज हमारे पास होता, हम बांग्लादेश की जगह उसको भारत में इंक्लूड करते, पर बांग्लादेश बनाया गया था ताकि वो लोग अपनी मुझे बात अलग कर लेने बना दें, मुझे सकें। जवाब दे देने दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। नहीं, आपने कहा कि सज्जाद, हमारे सज्जाद, किसी बच्चे ने सुनिए, कहा, अभी मैं दरअसल साइंटिस्ट अभी बनना चाहता हूं। हम लोग सुने आप ना, लोग जैसे हैं, हमारे थोड़ा सा दूसरे जल्दी, बच्चे ने कहा कि प्लीज। मैं कोई एयरक्राफ्ट बनाना चाहता हूं। ये दोनों बच्चों ने कहा। आपके बच्चों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों का कत्ल करूंगा,
मैं जो है अरे ऑरेंज कलर की चादर ओढ़ के सज्जाद आरएसएस का प्लीज, हुंडा हाँ बनूंगा। बिल्कुल वो नजर आता है। ऐसे तमाम वीडियोस जो हैं ये फेक नैरेटिव वाली बात बिल्कुल नहीं। संजीव जी कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज 10 सेकंड में, फिर मैं वाइंड अप कर रही हूँ। नैना जी, आ रही हूँ सर, चंद्र भाई संजय। बुरा मत मानिए, आप दो पाकिस्तानी मित्र बैठे हुए हैं। सज्जाद भाई वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो दूसरे, ये कोशिश करते हैं दूसरे को ह्यूमिलेट करने की। इनकी वर्ड्स में वो कटाक्ष है, वो तलखी है कि जो ठीक है, ऑप्शन दो छोड़ देता हूं, चलो मैं याद नहीं दिलाता आपको। आप करते रहिए ये काम, हम भी आपको ठोकते रहेंगे। यही भाषा मेरे को भी आती है, लेकिन मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता लेकिन सर कि यहाँ पे सबसे आप महत्वपूर्ण बात ये है भाई हैं, सर, मुझे उनकी लगता भाषा है- देख लीजिए, आप अपनी भाषा देख लीजिए। सुनो, ये ठोक पिटाई की भाषा मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप अपने मुनीर को अपने सर पे बैठाए, आप अपने मुनीर को चांद पे बैठाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब कहा ना फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसलिए कहा ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई ये शक नहीं सर। सारे इंडिया को बर्बाद करना चाहते हैं। सुनो, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। प्लीज वक्त की कमी में माफी चाहती हूँ हुसैन जावेद, मैं भी आपका रुख नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वक्त की कमी है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब अगर बात विकास की होती है तो विकास की बात होती है, पॉलिसीज की बात होती है, कमजोरी को दुरुस्त करने की बात होती है। जब पावर देने की बात होती है, पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि दाल में कुछ तो ऐसा गड़बड़ है कि आखिर आसिम मुनीर ने इतनी पावर्स अपने नाम पे किस रूप में करवाई हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।